बच्चों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बच्चों आज मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 4 यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट का लेकर आया हूँ। बच्चों कल हमने देखा था कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आज मैंने उसी को एक टेबल फॉर्म में उनको एक साथ उनको टेबलाइजेशन किया है ताकि आपको थोड़ा आसानी रही उसको समझने के लिए। तो परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर इकाई सेल हमने देखे थे कितने 4 प्रकार के होते हैं। हमने उसको डिवाइड किया था। फर्स्ट साधारण यूनिट सेल जिसको हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। दूसरा हमने बोला था केंद्रीय इकाई सेल सेंटर्ड यूनिट सेल, उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। FCC फलक केंद्रित इकाई सेल, BCC अंतः केंद्रित इकाई सेल और ECC एंड सेंटर्ड यूनिट सेल अंतः केंद्रित इकाई सेल। तो बच्चों उसको मैंने टेबलाइजेशन किया है। इधर मैंने लिखे हैं इकाई सेल परमाणु की व्यवस्था कहाँ कहाँ होती है और परमाणु प्रतिकाई सेल जिससे वो मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट है बच्चों साधारण इकाई सेल जिसको हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में परमाणु कहाँ होते हैं? कोनों पर, ओनली कोनों पर, केवल कोनों पर ही होते हैं। और कोने हमें पता है ये क्यूब में कितने होते हैं? 8। और एक कोने पे एक परमाणु का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल, कितना हुआ? एक परमाणु से मिलकर बना होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा था बच्चों फलक केंद्रित इकाई सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको हम बोलते हैं FCC। शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी होगी इसकी, FCC। फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणु कहाँ स्थित होते हैं? कोनों पर होते हैं और जो उसके फलक होते हैं। अब कोनों पे तो आपको पता है कि 8 कोने होते हैं और 1/8 एक कोने पे एक परमाणु का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये एक एटम से मिलकर बना। आपको पता है बच्चों फलक कितने होते हैं? 6। एक क्यूब में 6 फलक होते हैं। आपको कमरा देखो तो कितने फलक हैं उसमें? 6। तो एक फलक पे एक परमाणु क्योंकि गोलाकार है तो उसका कितना हिस्सा उसमें आता है? आधा हिस्सा, 1/2। तो ये 2 से 6 कैंसिल हो गया, 3। तो टोटल कितने परमाणु से मिलकर बना हुआ है? 4 एटम से मिलके बना हुआ है। तीसरा था बच्चों अंतः केंद्रित इकाई सेल जिसको हमने बोला बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। जो BCC है बच्चों इसमें परमाणु कहाँ होते हैं? कोने पर होते हैं। कोने में आपको पता है 8 और 1/8 एक कोने पे एक परमाणु का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक एटम एक होता है बच्चों अंतः केंद्र में। अब अंतः केंद्र में बीच में आपको आप सोचो एक क्यूब के बीच में एक बॉल डाल दे तो पूरा ही आएगा। तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 का। तो एक कितने परमाणु से मिलकर बना हुआ है? एक एटम से। तो जो कितना हो गया टोटल? 2 एटम। इसका मतलब जो BCC यूनिट सेल होता है वो 2 परमाणु से मिलके बना होता है, एक इकाई। चौथा है बच्चों अंतः केंद्रित इकाई सेल जिसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसमें परमाणु क्या होते हैं बच्चों? कोने पर होते हैं। और कोने पे आपको पता है 8 कॉर्नर होते हैं और पर कॉर्नर पे पर एटम का 1/8 भाग कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसका। और दूसरा बच्चों विपरीत फलक पे होते हैं, कोई भी एनी 2 अपोजिट फेस, किसी भी अपोजिट फेस पे 2 पे। और हमको पता है एक फलक पे एक परमाणु का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? आधा का। तो 2 का आधा, 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ? 1 एटम। तो इसका मतलब जो ECC है वो कितने परमाणु से मिलकर बना होता है? 2 परमाणु से। तो बच्चों BCC और ECC 2 एटम से मिलकर बना होता है। और बच्चों एक मैंने, क्योंकि हमने 4 प्रकार के पढ़े थे जो आपके सिलेबस में थे, 5वां भी दिया हुआ है बीच में, तो मैंने इसको भी यहीं ऐड कर लिया क्योंकि इसको समझाना आपको जरूरी था। एक यूनिट सेल और होता है षटकोणीय यूनिट सेल जिसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होता है बच्चों? हेक्सागोनल जैसे आपने ग्रेफाइट हो गया, इस टाइप के जो यूनिट सेल होते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में देखो ऊपर हेक्सागोनल है, एटम कहाँ है? कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 6 एटम है इस पे। और 6 कहाँ है? अपोजिट में नीचे 1 2 3 4 5 6। इनको मैंने आपस में मिला रखा है, इसको इससे मिला रखा है, इस वाले को इससे मिलाया, इनके फेस मिला दिए हैं मैंने। और ये जो ऊपर वाला है ये इसके पीछे से आके यहाँ मिला होगा पीछे, और ये यहाँ से पीछे से मिलके कहाँ मिला होगा? इस पे मिला होगा यहाँ। इसको पूरा मिला देता हूँ नीचे तक। तो
जो हेक्सागोनल होता है यूनिट सेल का, ये अलग तरह का ये यूनिट सेल है। अब यहाँ पे तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन कंपटीशन में यहाँ से काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि हेक्सागोनल में परमाणु कहाँ स्थित होते हैं, कोने पर होते हैं और अंतः केंद्रित में होते हैं और अपोजिट फेस पे होते हैं, विपरीत फलक पे होते हैं। अब बच्चों देखो कॉर्नर कितने हैं, 6 तो ऊपर हैं और 6 कहाँ हैं, नीचे। टोटल कितने हो गए, 12 कॉर्नर। अब बच्चों देखो एक कॉर्नर पे ए परमाणु हो, परमाणु हमने बोला था कैसे मान के चलना है, गोलाकार। अब आप खुद सोचो, मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ। ये परमाणु है, अब इसका आधा भाग देखो आप, अगर मैं इसका आधा भाग ये देखो तो ये आधा भाग है, आधा भाग चले गए बाहर, तो इसका मतलब केवल आधा गोला ही, थोड़ा मैं इसको बड़ा बना लेता हूँ, इसका आधा भाग ही इस पे आ रहा है। आधा भाग में आप खुद सोचो, ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ये इधर वाला है, ये वाला भाग, और ये वाला भाग इसका इस तरह से नीचे है, इस तरह से, और ये इसका आगे है। आप चाहो तो इसको ऊपर भी बांट लो, ऐसे करके 4 भागों में डिवाइड कर लो। अब बच्चों आपको पता है हेक्सागोनल का जो ये वाला एंगल है ये कितने डिग्री का है। अब क्योंकि ये हाफ वृत्त है, ये वाला जो एंगल है जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये एंगल है 120 डिग्री का कोण है। अब आप खुद सोचो, एक जो वृत्त होता है गोला, उसके उस पर टोटल कितने एंगल कितने डिग्री का होता है, उस पर 360 डिग्री का। अब आप खुद सोचो 120 डिग्री का इस पर बना हुआ है, 120 ऐसे, फिर 120 का इधर होगा और 120 का इधर होगा, तो 12 तियाँ होते हैं 36, 120 120 और 120 ऐसे 3 एंगल होंगे। तो कितना आ रहा है, आधा का कितना आ रहा है इस पर, केवल 1/3 भाग आ रहा है। तो आधे का 1/3 भाग आ रहा है, तो पूरे का कितना आ रहा होगा, जो पूरा एक गोला है, क्योंकि ये तो ऐसा है ना गोलाकार, इस तरह से गोलाकार है, तो इसका मैंने ये आधा यहाँ आ रहा है, आधे का 1/3 आ रहा है, तो पूरे का कितना आ रहा होगा, 1/6 भाग। तो इसका मतलब जो कॉर्नर होते हैं 12 और 12 पे एक जगह एक गोले का कितना भाग आ रहा है, 1/6 भाग आ रहा है। तो 6 से 12 कैंसिल, 2 एटम आ गए। अंतः केंद्र पे बच्चों 3 परमाणु होते हैं, इस तरह से व्यवस्थित होते हैं उसमें हेक्सागोनल में। तो 3 परमाणु का है उसके अंदर देखें तो तीनों परमाणु उसमें अंदर पूरे 3 परमाणु है, कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा एक का है, तो 3 एटम से मिलकर। अब 2 विपरीत फलक हैं बच्चों, ये ऊपर और ये नीचे, मैंने 2 अपोजिट फेस में दिखाए हैं 2 परमाणु। और आपको पता है फलक पे कितने होता है, आधे का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एक परमाणु का, तो 2 × 1/2 बराबर 1 एटम। तो टोटल 6 एटम से मिलके बना होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हेक्सागोनल होता है वो कितने एटम से मिलके बना होता है। तो हेक्सागोनल जो बच्चों होता है 6 परमाणु से मिलके बना होता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, हेक्सा मतलब हेक्सा किसके लिए आता है, 6 के लिए। तो हेक्सागोनल 6 एटम से मिलके बना होता है। कब कोई पूछ देता है कि अंतः केंद्र में कितने परमाणु होते हैं, तो 3 होते हैं बच्चों को। कॉर्नर पे कितने परमाणु से मिलके बना होता है, 2 परमाणु से मिलके बना होता है। तो ये था बच्चों ये एक एक्स्ट्रा प्रकार का। अब आप देख रहे होंगे मैंने इसमें काफ़ी आगे स्पेस छोड़ रखा है, तो आप भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आगे आगे जैसे लेक्चर बढ़ेगा मैं इसमें कुछ चीज़ ऐड करता जाऊँगा। तो अभी तो इतना ही हुआ है, तो इससे आगे जब आगे कुछ आएगा तो मैं इसमें फिर दोबारा आपको उसमें समराइज़ करा दूँगा, इसमें भी आगे क्या ऐड करना है इसमें। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आगे चलते हैं, आज क्या पढ़ते हैं। अब बच्चों देखो हमने कल जो हमने सेल पढ़े थे वो किसके आधार पढ़े थे, परमाणु के व्यवस्था के आधार पर। अब आज हम जानते हैं कि जो इकाई सेल के जो पैरामीटर, जिनको आप हिंदी में बोल सकते हो अभिलक्षण, क्या होते हैं। तो इकाई सेल के पैरामीटर बच्चों देखो हमने क्या बोला था, हम सिंपल क्यूब पढ़ेंगे। तो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। आपने एक क्यूब बनाया इस तरह से, इसको आपने एक हेक्सागोनल क्यूब बनाया। अब बच्चों आप इसको एक्स डायरेक्शन मान सकते हो, इसको आप वाई डायरेक्शन मान सकते हो, इसको आप जेड डायरेक्शन मान सकते हो। अब जो बच्चों यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, आपने मान लिया ए, इसको हम एज लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी है ए, और ए के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, अल्फा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बी, यही मैंने यहाँ दिखा रखी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बी, ठीक। तो बी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, बीटा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है सी,
और इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, गामा। ठीक, तो ये सेल पैरामीटर है, मैंने इनको अलग भी दिखा रखा है। मैंने यहाँ से निकाल के इसको एक्स वाई और जेड एक्सिस मिलाएं। इसकी यहाँ से यहाँ दूरी एज लेंथ ए है, आप ए बोल सकते हो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से दूरी ए है, इसके सामने वाला एंगल अल्फा, यहाँ से यहाँ की दूरी बी है, उसके सामने वाली बीटा एंगल होता है, और यहाँ से यहाँ की दूरी सी गामा। तो आप इसको मैंने इस टाइम से व्यवस्थित करता है कि आपको आसान रहे। ए के सामने अल्फा एंगल होता है, बी के सामने बीटा होता है और सी के सामने गामा एंगल होता है। तो इनको बच्चों हम बोलते हैं अल्फा बीटा गामा, इनको हम बोलते हैं अक्षीय कोण। और जो ए बी सी है वो अक्षीय लंबाई है, उनकी एक्सल लेंथ है। तो यही इकाई सेल पैरामीटर है। कब कभी पूछ देता है इकाई सेल क्या है और इकाई सेल अभिलक्षण या पैरामीटर क्या है बच्चों, तो आप इस तरह से उसको बता सकते हो। अब हमने इकाई सेल जो हमने 4 प्रकार के पढ़े थे वो किसके आधार पर पढ़े थे, परमाणु के व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर जो 4 प्रकार के सेल होते थे। अब बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे इकाई सेल जो पैरामीटर हैं इनके आधार पर इकाई सेल, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों सेल पैरामीटर के आधार पर इकाई सेल 7 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब आपने इनको मतलब इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानना है, लेकिन कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है कि कितने होते हैं पैरामीटर के आधार पर सेल, तो 7 होते हैं। आप पे भी सिलेबस में है ही, कभी आपको नाम पूछ दे इनका नाम क्या है। तो बच्चों देखो मैंने आपको बोला था इनको थोड़ा सा इंग्लिश में ही या इनका नाम याद रखोगे तो आपको थोड़ा आसान होगा इनको याद करने के लिए। नहीं तो हिंदी में इनके नाम थोड़ा टफ है, हिंदी में बोलना आप भी नहीं बोल पाओगे इन चीज़ों। तो मैंने इकाई सेल का नाम लिखा है, सेल के पैरामीटर में अक्षीय दूरी क्या है और अक्षीय कोण कैसे कैसे होते हैं, क्योंकि अक्षीय कोण तो इनमें चेंज हो सकते हैं ना, ये अल्फा बीटा गामा कोण का एंगल चेंज हो सकता है, इनकी लंबाई चौड़ाई ये भी चेंज हो सकती है। तो इस आधार पर सेल हमने बोला इकाई सेल जो सेल पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार के इनको बांटा गया है। तो फर्स्ट होता है बच्चों क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम बोलते हैं घनीय इकाई सेल। ठीक, दूसरा होता है टेट्रागोनल, आप इसको चतुष्कोणीय इकाई सेल। एक होता है बच्चों ऑर्थोरोम्बिक, इसको हम बोलते हैं हिंदी में दिसंबलाक्ष इकाई सेल। एक होता है बच्चों रोम्बिक इकाई सेल, इसको हम बोलते हैं विषमलाक्ष, मैंने इसको थोड़ा आसान किया है, विषम कोणीय लिखा है, विषमलाक्ष इकाई सेल। एक होता है बच्चों हेक्सागोनल षटकोणीय इकाई सेल, और एक होता है बच्चों मोनोक्लिनिक, जिसको हम बोलते हैं एकंताक्ष इकाई सेल। एक होता है बच्चों ट्राइक्लिनिक इकाई सेल। तो आप हिंदी में ना याद रखें, इनको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा क्यूबिक को क्यूबिक ही लिख सकते हो, या घनिया लिख सकते हो तो घनिया लिख दो, टेट्रागोनल ही लिख सकते हो हिंदी में भी, ऑर्थोरोम्बिक ही लिख सकते हो, रोम्बिक ही लिख सकते हो, रोम्बिक को, हेक्सागोनल को हेक्सागोनल ही लिख सकते हो, मोनोक्लिनिक को मोनोक्लिनिक लिख सकते हो, और ट्राइक्लिनिक को ट्राइक्लिनिक ही लिख सकते हो। तो मैंने इस किताब में थोड़ा आगे पीछे थे, मैंने एक अपना याद करने के लिए एक सीक्वेंस बना रखा जिसको मैंने दे रखा CTOR तो C मतलब क्यूबिक, T मतलब टेट्रागोनल, O मतलब ऑर्थोरोम्बिक, R मतलब रोम्बिक, H मतलब हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक। अब बच्चों हम देखते हैं इनमें सेल पैरामीटर क्या होते हैं। अक्षीय दूरी, तो बच्चों जो घनीय इकाई सेल होता है उसमें A = B = लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल होती है बच्चों। तो पहले हम इनकी अक्षीय लंबाई देख लेते हैं, अक्षीय लंबाई को वेरी करते हैं। तो जो घनीय इकाई सेल होता है उसमें तीनों अक्षों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। और बच्चों इनके बीच का जो कोण होता है अल्फा बीटा और गामा, वो भी क्या होता है 90 डिग्री का होता है। दूसरा जो टेट्रागोनल चतुष्कोणीय इकाई सेल, इसमें A = B बट B डज नॉट इक्वल टू C, मतलब A लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होती है बच्चों, पर ऊंचाई तो डिफरेंट होती है, अलग होती है, डज नॉट इक्वल टू C। और जबकि इनके बीच का कोण क्या होता है अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है। अब देखो आप देखो जो पहला वाला उसमें तीनों बराबर हैं, दूसरे में C डज नॉट इक्वल टू, और तीसरे में देखो A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, जो आपका ऑर्थोरोम्बिक है। और जबकि इसमें अल्फा बीटा गामा क्या होता है 90 डिग्री। आसान भी कर रखे मैंने याद करने के लिए ताकि आपको सीक्वेंस थोड़ा सही रहे। जो अगला होता है रोम्बिक, जिसको हमने बोला विषमलाक्ष या विषम कोणीय। फिर चौथा पहली जैसी पोजीशन रिपीट करेगा, A = B = C, परंतु बच्चों यहाँ अक्षीय कोण क्या होते हैं आपका अल्फा = बीटा = गामा होते तो बराबर हैं,
लेकिन डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। ठीक, दूसरा है बच्चों षटकोणीय। षटकोणीय में क्या होता है बच्चों, अभी मैंने पीछे बनाया था टेबल में, ए इक्वल टू बी, लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होती है बच्चों, आपने देखा होगा तो ऊंचाई ज़्यादा उसकी ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं लिखा ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। पर बच्चों अल्फा बीटा जो कोण होते हैं यहाँ पे वो 90 डिग्री के होते हैं, और जो गामा एंगल होता है वो 120 डिग्री, अभी मैंने हेक्सागोनल में पीछे बताया वो कितने का होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है। अगला है बच्चों मोनोक्लिनिक, एक अंताक्ष। अब इसमें फिर वही रिपीट हो रहा है, देखो ये तीनों बराबर थे, इसमें सी डज नॉट इक्वल टू था, अब इसमें ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, जबकि यहाँ अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के होते हैं बच्चों, बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। लास्ट वाला सबसे अनस्टेबल यही वाला मोनोक्लिनिक जो इकाई सेल होता है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। देखो इसमें ए बी सी न तो ये बराबर हैं, और अल्फा गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये सबसे अनस्टेबल सेल है अपने आप में, मोनोक्लिनिक होता है। यही पूछा जो कभी पूछ जाता है कौन सा इकाई सेल सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है सेल पैरामीटर के आधार पर, तो मोनोक्लिनिक होता है वो। ट्राइक्लिनिक, त्रिंताक्ष जिसको हम बोलते हैं, इसमें ए डज नॉट इक्वल बी डज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा 90 डिग्री। तो ये थी बच्चों 7 सेल पैरामीटर। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा मैं आगे बताना चाहूँगा कि जो 7 तरह के पैरामीटर हैं, अब आपने क्यूबिक बोला, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक और हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक बोले। अब बच्चों अब ये भी तो 4 प्रकार के हो सकते हैं, किसके, परमाणु की व्यवस्था के आधार पर। क्यूबिक के 4 हो सकते हैं, सिंपल क्यूबिक हो सकता है ना, एफसीसी हो सकता है, बीसीसी हो सकता है, ईसीसी हो सकता है। तो ऐसे सबके 4 होते जाएंगे तो कितने हो गए, 4 इसके 4 इसके 4 इसके 4 इसके 4 इसके 4 इसके और 4 इसके, 7 चको 28। पर बच्चों मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि जो ये जो लाए गए हैं, जो देखे गए हैं एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग से जो देखे गए हैं, इन सबको मिला के केवल 14 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। ठीक है, और इन 14 प्रकार के यूनिट सेल को हम बोलते हैं ब्रेवियस लेटिस। ब्रेवियस वैज्ञानिक था जिसने इनको खोजा था, तो इसी के नाम पे इसको रखा गया है ब्रेवियस लेटिस। तो कभी पूछा जाएगा कि ब्रेवियस जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे 14 प्रकार के। अब मैंने लिखा हो, देखो जो फर्स्ट वाला था क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें ब्रेवियस लेटिस होते हैं, मतलब कितने होते हैं, 3 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी अब तो आप समझ ही रहे होंगे बार बार वही चीज़ है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल, और बीसीसी 3 प्रकार के होते हैं। ईसीसी इसमें नहीं होता। दूसरा था जो आपके पास टेट्रागोनल, इसमें 2 प्रकार के इकाई सेल होते हैं, एससीसी और बीसीसी। तीसरा था आपका ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में बच्चों 4 प्रकार के होते हैं, यही एक सेल है जिसमें 4 प्रकार के सेल होते हैं, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी फलक केंद्रित, बीसीसी अंतः केंद्रित, ईसीसी अंतः केंद्रित इकाई सेल होते हैं। अगला है बच्चों आपका रोम्बिक। रोम्बिक में 1 प्रकार का सेल होता है और वो सिंपल क्यूबिक होता है। ठीक है, और जो आपके पास हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल में मिक्स होता है, मिश्रित इकाई सेल होता है, एक ही होता है। और अगला था बच्चों आपका मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में 2 होते हैं, सिंपल क्यूबिक और इंड सेंटर अंतः केंद्रित इकाई सेल होता है बच्चों। और जो लास्ट आपका ट्राइक्लिनिक है, उसमें 1 प्रकार का जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है। तो इन आपको जोड़ो, 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 11 12 13 और 1 14। तो ये 14 तरह के यूनिट सेल होते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं ब्रेवियस लेटिस। ठीक है, ब्रेवियस लेटिस बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन में कि ब्रेवियस जालक कितने प्रकार के होते हैं, 14। 7 से कितने बने ब्रेवियस लेटिस, 14 या 14 टाइप के क्रिस्टल लेटिस बनते हैं हमारे पास। अब मैंने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं बच्चों इनके, 2 क्यूबिक यूनिट सेल के, NaCl होता है और कॉपर होता है, इसका टिन ऑक्साइड होता है और टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। एग्जाम्पल ऑर्थोरोम्बिक का पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट, रोम्बिक का आपके पास हेक्सागोनल का जिंक ऑक्साइड ग्रेफाइट होता है। जो आपका पास होता है बच्चों मोनोक्लिनिक, सल्फर गंधक, जिसको हम सल्फर को क्या बोलते हैं हम, गंधक, वो होता है, और सोडियम सल्फेट Na2SO4। और एक होता है बच्चों ट्राइक्लिनिक, जिसको हम बोलते हैं कॉपर, जो ट्राइक्लिनिक में जाएगा कॉपर सल्फेट और H3BO3। ठीक है, ऑर्थोबोरिक अम्ल, ऑर्थोबोरिक ऑक्साइड बोल सकते हो, ऑर्थोबोरिक अम्ल ही बोलते थे हम इसको। ठीक है, ऑर्थोबोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। ठीक, जो इसका ठोस होता है, जो क्रिस्टल होता है, वो कैसा होता है, ट्राइक्लिनिक होता है और सिंपल क्यूबिक होता है। तो ये था बच्चों
इकाई सेल पैरामीटर के आधार पर कितने प्रकार के इकाई सेल होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ कहीं पे दिक्कत हो रही है, आप तो व्हाट्सअप में कमेंट्स कर सकते हो कि सर यहाँ पे दोबारा मतलब यहाँ पे कैसे कैसे हुआ, आप पूछ सकते हो व्हाट्सअप के माध्यम से भी। और बच्चों, आप गृह कार्य पर डे का चेक कराएँ। व्हाट्सअप पर आप 2-3 बच्चे ही भेज रहे हैं, बाकी अभी तक किसी का होमवर्क नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, आप उनको करें। नहीं आते हैं तो आप कमेंट्स में लिखें सर इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो वो मैं बताऊँगा आपको। आज के गृह कार्य में दे रखा है षटकोण इकाई सेल में कितने परमाणु से मिलकर बना होता है। एक में दे रखा है, स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोष्टिका के कोने और अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोष्टिका से संबंधित होता है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, इकाई सेल पैरामीटर के आधार पर इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं तथा ब्रेविस जालक कितने होते हैं, इनके नाम बताने। तो थैंक यू बच्चों, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।